कदम उठाते हैं तो कोविड-19 की तीसरी लहर बिल्कुल ही नहीं हो सकती है। अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि तीसरा लहर आने की संभावना है और उसके लिए अभी से तैयार रहने की ज़रूरत है। अब दबाव पड़ा होगा, लेकिन जो शर्त वो बता रहे हैं कि तीसरा लहर क्यों नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, वो शर्त का अनुपालन जो है ये संभव है क्या हिंदुस्तान में? जितना भी गाइडलाइन है, कोरोना से बचने का जो भी अनुशासन है, उस सबको एक एक को माने, पूरा देश माने, 135 करोड़ लोग माने, तब जाकर के संभावना है कि तीसरा लहर नहीं आएगा। ये संभव है। अभी भी माने हमको लगता है कि 4-10 करोड़ लोग होंगे इस देश में जिनको मालूम नहीं होगा कि कोरोना नाम की बीमारी हमारे देश में फैली हुई है। इस तरह की आबादी है हमारे यहाँ, जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, दूर झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, उनको पता भी नहीं है, उनके पास न रेडियो है न टेलीविज़न है। तो ऐसे लोग कहाँ से अनुपालन कर पाएंगे? और आज जिनके पास है, हम रोज़ देख रहे हैं, वो इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। तो जो शर्त बता रहे हैं तीसरा जो दौर है वो नहीं आएगा, ये इसलिए हमको लगता है बता रहे हैं कि दबाव पड़ा होगा उन पर, राघवन साहब पर, और उस दबाव से बचने के लिए उन्होंने एक रास्ता चालाकी वाला जो है निकाला है। हमारे यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग, वो भी अंग्रेजी वाले जो लोग हैं, वो बहुत चालाक होते हैं। वो कोई ना कोई रास्ता जो है बाएं दाहिने करके निकाल लेते हैं। उसी तरह का रास्ता उन्होंने बताया है। हम तो कहेंगे सरकार से कि भाई आप तैयार रहिए, है जैसे पहले खेप के बाद दूसरे के लिए आप तैयार नहीं रहे और उसका नतीजा जो है, उसका खामियाजा जो है देश भुगत रहा है। ऐसा नहीं हो कि इससे भी ज़्यादा बड़ा खामियाजा जो है देश को भुगतना पड़े। भारतीय परंपरा के विपरीत आरएसएस ने बंगाल में जो हिंसा है उसको बताया है और कहा है कि बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पर ममता बनर्जी को उन्होंने घेरा और कहा है कि यह सब है पूर्व नियुक्त, इसको कहा है। हंस बोले जी का बयान हमने पढ़ा और हमको हंसी भी आई। अभी ताज़ा जो है उनका प्रमोशन हुआ है और मोहन भागवत जी के बाद दूसरे नंबर के कुर्सी पर वो विराजमान हैं। वो क्या हर मामले में इस तरह की चेतावनी देते हैं? जिस ढंग से जिस चुनाव के दरमियान जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, इनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है जा करके कहने लगे कि चुनाव के बाद जो बंगाल के गुंडे हैं वो जो है प्राणों की भीख मांगेंगे। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, वातावरण को इस तरह का माने सरचार्ज कर दिया कि उसके परिणाम स्वरूप जो है ये दंगा का रूप दिखाई दे रहा है। और अभी सरकार बनी है, ममता बनर्जी ने ठीक कहा कि हमारी सरकार बनने के 3 दिन पहले तक तो पूरा प्रशासन जो है चुनाव आयोग के जिम्मे था, चुनाव आयोग के अंडर में था, हमारा तो कोई बस उसमें था नहीं। और ओथ लेने के बाद उन्होंने कहा कि जितने लोग मरे हैं इस तरह के हिंसा में, सबके परिवार को हम एक नौकरी देंगे और जो वायलेंस जहाँ जहाँ हो रहा है उसको मजबूती के साथ दबाएंगे। तो इतना बड़बोला पर दिखाने के लिए असल में बेचैनी ये है कि लोग मान करके चले थे कि बंगाल में हमारा झंडा जो है लहरा जाएगा, और वो झंडा इनका फहराया नहीं, लहराया नहीं। नतीजा है कि भीतर का जो गुस्सा है वो गुस्सा जो है निकल रहा है इस तरह के बयान के जरिए। वहीं पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि हिंसा को लेकर के हम विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में का बहिष्कार करेंगे और न ही विधानसभा के सत्र में भाग लेंगे। ये सब होता रहता है, ये सब कोई खास बात नहीं है। इस तरह का हर जगह जो है प्रोटेस्ट का दिखाने का, प्रोटेस्ट के प्रदर्शन का ये एक तरीका है, आम तरीका है डेमोक्रेसी में, कोई हर्जा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 की महामारी के बीच नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण को रोकने में हस्तक्षेप की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी किस मिट्टी के बने हुए हैं ये अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है। अब उनके सामने प्राथमिकता क्या है? आप देश के लोगों को वैक्सीन जो है कोविड से बचाव के लिए नहीं दे पा रहे हैं,
कई जगह जो है वैक्सीन का सेंटर बंद हो गया, इसलिए कि वैक्सीन बनाने वालों को पर्याप्त संख्या में ऑर्डर नहीं दिया गया था। आप जो है पूरे देश के आबादी को वैक्सीनेशन नहीं कर पा रहे हैं और आपने छोड़ दिया है कि नहीं साहब 18 बरस से 45 बरस के बीच के लोग को से कंपनियां जो है चार्ज करेंगी। अब जहाँ तहाँ स्टेट जो है उसका बोझ उठाए, ये अलग बात है, आपने छोड़ दिया है, ये स्थिति है। और दूसरे तरफ आप सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं, नया पार्लियामेंट बना रहे हैं, प्रधानमंत्री का आवास नया बना रहे हैं, प्रधानमंत्री के सुरक्षा प्रहरियों का इंतजाम आप कर रहे हैं। इसके लिए सैकड़ों की संख्या में आप जो है वृक्षों को, पेड़ों को काट रहे हैं और उसको एसेंशियल डिक्लेयर करके जहां सारा काम दाम बंद है, लॉकडाउन है, वहां आप काम करा रहे हैं हजारों मजदूरों के साथ। 20,000 करोड़ रुपया उसमें खर्चा है। ये प्रधानमंत्री, देश में की हालत ऐसी है, 90% लोग गरीब हैं और 8,000 का हवाई जहाज विदेश से मंगा करके उस पर जो है सवारी कर रहे हैं। तो इनकी प्राथमिकता क्या है? ये कहते हैं हम चाय बेच करके यहाँ से आए हैं, हम गरीबी को जानते हैं। जो गरीबी को जानता है इस देश का, वो इस तरह से पैसे का दुरुपयोग करेगा। 20,000 करोड़ रुपया बिल्डिंग बनाने में खर्चा करेगा, ये 8,000 करोड़ के हवाई जहाज पर चलेगा, अमेरिका के राष्ट्रपति का अनुकरण करेगा। ये अजीब ढंग का प्रधानमंत्री इस देश को मिल गया है, जो आत्मरति है, नार्सिस्टिक है, जो अपने में मगन है। दिन भर में 4 बार कपड़ा, कौन रंग का, कौन पोशाक का, कौन डिजाइन का, इसी में लगा रहता है, यही सोचने में कि कौन सा डायलॉग अगला जो भाषण होगा उसमें करेंगे। हेमंत सोरेन ने कहा है कि साहब अपने मन की बात ही सुनाते रहे, हमारे यहाँ क्या समस्या है, हम कैसे उन समस्याओं का सामना करें, इस पर उन्होंने